नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राउज स्टडी अड्डा में। मैं सार्थक यादव और आज 11 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम सारे डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन के रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। फर्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत के तहत कितने रक्षा उपकरण की सूची तैयार की है जिन पर रोक लगाई जाएगी? 101 रक्षा उपकरण है जिन पर रोक लगाई जाएगी। ये बैन कर दिए गए हैं। उपकरण की लिस्ट में कुछ उपकरण हैं जिनकी लिस्ट में हमारे पास है, जिसमें आर्टिलरी गन्स, मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जहाज क्रूज मिसाइल, हल्के लड़ाकू विमान, हल्के परिवहन विमान, लंबी दूरी की भूमि पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल और संचार उपग्रह आदि शामिल हैं। अप्रैल में सिपरी की रिपोर्ट जारी हुई थी। सिपरी की रिपोर्ट में बताया गया था कि अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है दुनिया का। इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक इंपोर्टर देश है जो हथियारों का इंपोर्ट करता है, आयात करता है। सरकार ने किसी भी 200 करोड़ रुपए से अधिक के सरकारी अनुबंध की विदेशी कंपनियों की भागीदारी को कम करने का फैसला किया है। 200 करोड़ से ऊपर के जितने भी एग्रीमेंट्स है वो सबको कम करेगी सरकार। आत्मनिर्भर भारत के तहत में ये सब नियम सरकार पालन कर रही है। ये आत्मनिर्भर भारत का लोगो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश पर संयुक्त राष्ट्र के हथियार प्रतिबंधों के विस्तार के लिए जीसीसी समर्थन किया गया है? यहाँ किया गया है ईरान में जीसीसी समर्थन किया गया है। ये जीसीसी क्या होता है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिलिंग। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिलिंग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को ईरान पर हथियारों के प्रतिबंध के लिए विस्तार समर्थन किया है। प्रतिबंध ईरान को विदेशी जेट जैसे लड़ाकू जेट, टैंक, युद्धपोत खरीदने से रोकते हैं। ये जो बैन लगाए गए हैं इस पर लड़ाकू जेट, टैंक और युद्धपोत खरीदने से रोका जाता है। ईरान पर प्रतिबंध 2 महीने बाद समाप्त हो जाएगा और उन्हें 2010 में लगाया गया था। यूनाइटेड नेशन ने ईरान के 2015 परमाणु समझौते के बाद अक्टूबर 2020 में हथियार के प्रतिबंध को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की है। ईरान परमाणु समझौता क्या है? ईरान परमाणु समझौता है जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी कहते हैं। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA के रूप में भी जाना जाता है। एग्रीमेंट जुलाई 2015 में हस्ताक्षरित किया गया था। इस सौदे पर ईरान और P5 नेशंस हो गए। P5 नेशन पावर 5 नेशन +1 प्लस यूरोपियन यूनियन। मैं आपको बताता हूँ P5 नेशंस हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें आता है चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत यूनियन मतलब रूस। 5 सदस्य मैं रिपीट कर रहा हूँ, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और प्लस एक ईरान और प्लस यूरोपियन यूनियन EU। हाल ही में USA इस संधि से पीछे हट गया है। GCC क्या है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिलिंग क्या है? GCC, ठीक है। इसका गठन 1981 में हुआ था। इसके 6 सदस्य हैं जो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर और सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं। इसका हेडक्वार्टर है रियाद में, जो सऊदी अरब में है। रियाद में इसका हेडक्वार्टर है जो सऊदी अरब में स्थित है। हम मैप में देखते हैं ईरान, ये ईरान है। ये जो डार्क ऑरेंज है ये ईरान है। इसके पड़ोसी देश देख लेते हैं हम, इराक, सऊदी अरब, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। ये वेस्टर्न एशिया में आता है। जूम करके दिखाता हूँ। ये पेनिनसुलर स्ट्रीट है, पाक स्ट्रीट की तरह पेनिनसुलर स्ट्रीट है। ये इधर है कैस्पियन सी, ये कैस्पियन सी है। जस्ट तेहरान ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान ईरान की कैपिटल है। कुछ फैक्ट्स हम रिलेटेड टू ईरान भी जान लेते हैं। ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है इसकी रियाल। ईरान की करेंसी है रियाल ईरान की करेंसी। प्रेसिडेंट है हुसैन रूहानी।
ईरान को हम पर्शिया के नाम से भी जानते थे, पहले ईरान का नाम पर्शिया था। ईरान वेस्टर्न एशिया में स्थित है। और आपको बता दें, ईरान का सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान अली कामनी ईरान का सुप्रीम लीडर है। ईरान का सुप्रीम लीडर है अली कामनी ईरान का सुप्रीम लीडर। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। ईरान की कैपिटल है तेहरान, ईरान की करेंसी है रियाल, ईरान का प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। ईरान को हम पहले पर्शिया कहते थे, ये वेस्टर्न एशिया में सिचुएटेड है। ईरान का सुप्रीम लीडर है अली कामनी। जीसीसी का फुल फॉर्म है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिलिंग। इसके 6 सदस्य हैं। एक कुवैत, बहरीन, कतार, यूएई, सऊदी अरब, ओमान और इराक। इनमें से सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कुवैत, बहरीन और कतार, ये 6 देश जीसीसी के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने 8.5 करोड़ खातों में किसानों के खातों में किस योजना के तहत 2000 की छठी किस्त जारी की है? ये योजना है किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में 2000 रुपये की छठी किस्त जारी कर दी गई है। ये किसान सम्मान निधि योजना का लोगो है। पीएम योजना ने इसके तहत छठी किस्त में 17,000 करोड़ रुपए डाले हैं छठी किस्त में किसानों के लिए, जो 8.5 करोड़ किसानों के लिए जारी किए गए हैं। 17,000 करोड़ रुपए 8.5 करोड़ किसानों के लिए जारी किए हैं छठी किस्त में, जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत आता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारा कृषि अवसंरचना कोष भी शुरू किया गया है। कृषि अवसंरचना कोष, जिसमें पीएम द्वारा 1 लाख करोड़ का कृषि अवसंरचना कोष 2200 किसान समाजों को 1000 करोड़ रुपए देकर लॉन्च किया जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, प्रधानमंत्री ने कृषि अवसंरचना कोष शुरू की गई है, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष 2200 किसान समाजों को 1000 करोड़ देकर लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने पिछले महीने कृषि अवसंरचना कोष को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये पिछले महीने ही कृषि अवसंरचना कोष को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य किसानों को प्राथमिक कृषि शाख समिति, कृषि उत्पादक संगठनों और फसल उपरांत अवसंरचना के विकास की सहायता करना है। कृषि अवसंरचना कोष फास्कल ईयर 2020 से, जो फाइनेंशियल ईयर 2020 से फाइनेंशियल ईयर 2029 तक, मतलब 10 वर्षों तक रहेगी। 10 वर्षों तक उपलब्ध रहेगा कृषि अवसंरचना कोष। इस कोष के तहत बैंक वित्तीय संस्था प्रति वर्ष 3% ब्याज प्रति भूमि के साथ 1 लाख करोड़ और 2 करोड़ तक का क्रेडिट गारंटी कवरेज देगी। यह अवसंरचना कोष क्या प्राप्त कराती है? इस कोष के तहत बैंक वित्तीय संस्था प्रति वर्ष 3% ब्याज के प्रति भूमि के साथ 1 लाख करोड़ और 2 करोड़ तक का क्रेडिट कार्ड कवरेज देगी। पीएम किसान योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी और इस योजना के तहत 90,000 करोड़ रुपए से अधिक का विवरण किया गया है। रिपीट करता हूं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 90,000 करोड़ रुपए से अधिक का विवरण किया गया है, जिसमें 5 साल तक किसानों को लगभग 30,000 रुपये तक दिए जाएंगे। किसानों को पर्सनल एक किसान की बात करूँ 30,000 रुपये मिलेंगे, जो अभी छठी किस्त किसान को दी गई है, जिसमें 2,000 रुपये दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस आईआईटी संस्थान ने हाल ही में शीर्ष वैश्विक विश्वविद्यालय के साथ मिलकर आईआईटी ई संगोष्ठी का आयोजन किया गया है? यह किया गया आईआईटी खड़गपुर ने किया गया है। आईआईटी खड़गपुर में हाल ही में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के पूरे होने पर गांधीवादी विचार और दर्शन किए गए हैं। शीर्ष विश्वविद्यालय के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय ई संगोष्ठी का आयोजन करने की घोषणा की गई है। ये किसने की है? आईआईटी खड़गपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगो ऑफ आईआईटी खड़गपुर देख लेते हैं। ये लोगो है आईआईटी खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोलंबो के ऐतिहासिक राजा महाबोध मंदिर में महिंद्रा राजपक्षे ने कौन सी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनने की शपथ दिलाई है? यह चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं कौन? महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है। उन्होंने उनके छोटे भाई और राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति हैं गोताबाया राजपक्षे ने शपथ दिलाई है प्रधानमंत्री को, जो कि महिंद्रा राजपक्षे हैं। महिंद्रा राजपक्षे 2006 से 2015 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे हैं। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे की श्रीलंका पीपल्स पार्टी, श्रीलंका SLPP, श्रीलंका पीपल्स पार्टी के 2/3 बहुमत से आम चुनाव जीते हैं। फैक्ट अबाउट श्रीलंका, कुछ फैक्ट्स हम श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले हम मैप देख लेते हैं श्रीलंका का। ये श्रीलंकन मैप है जिसमें ये रेड पोर्शन श्रीलंका है। श्रीलंका कैपिटल, ये श्रीलंका साउथ एशिया कंट्री है, साउथ एशियन, जो मतलब ये साउथ एरिया और ये साउथ एशियन कंट्री है श्रीलंका। ठीक। श्रीलंका कैपिटल है कोलंबो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कैपिटल है। श्रीलंका की कोलंबो जो कैपिटल है वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है। और सर जयवर्धनेपुरम किट्टो, इसको याद रखना, किट्टे से KOTTE, किट्टो सर जयवर्धनेपुरम लेजिस्लेटिव कैपिटल है। ठीक है। इसकी करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। इंडिया और श्रीलंका को जो सेपरेट करता है, जो इंडिया और श्रीलंका को मैं जूम कर बताता हूँ, जूम इतना ही हो रहा है। ये जो पाक स्टेट जो बीच में इंडिया और श्रीलंका को जो बीच में डिवाइड कर देता है, इसे हम कहते हैं पाक स्टेट। ये जो पेनिनसुला है इसे हम पाक स्टेट करते हैं, जो इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करता है, जो भारत और श्रीलंका को डिवाइड करता है। ये महिंद्रा राजपक्षे हैं, ये गोताबाया राजपक्षे हैं, जो इसके महिंद्रा राजपक्षे के छोटे भाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जैविक ईंधन दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल बायोडीजल डे मनाया जाता है। विश्व जैविक ईंधन डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व के बारे में जानना या जागरूकता बढ़ाना होता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, उद्देश्य इसका यह है कि जीवाश्म ईंधन के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व के बारे में जानना। 7th और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस देश की सेना को 10 ICU वेंटिलेटर गिफ्ट किए हैं? ये नेपाली सेना को भारतीय सेना ने 10 ICU वेंटिलेटर गिफ्ट किए हैं। इनकी खूबी बता देता हूँ। ये वेंटिलेटर एडवांस इनवेसिव और नॉन इनवेसिव रेस्पिरेटरी सपोर्ट सिस्टम सहित कई अत्याधुनिक डिजाइन के साथ तैयार किए गए हैं। जो ये ICU जो वेंटिलेटर गिफ्ट किए गए हैं, ये एक एडवांस इनवेसिव और नॉन इनवेसिव रेस्पिरेटरी सपोर्ट सिस्टम सहित कई अत्याधुनिक डिजाइन के साथ तैयार किया गया है। हम नेपाल का मैप देख लेते हैं। यह है नेपाल का मैप। यह माउंट एवरेस्ट नेपाल की सबसे बड़ी चोटी और संसार की सबसे बड़ी चोटी है। माउंट एवरेस्ट। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल का एक लैंडलॉक देश है जो पूरी तरह से लैंड से घिरा हुआ है। इसके कोई पानी या समुद्र तट नहीं है, पूरा लैंडलॉक देश है नेपाल। जो ये मैं जो लाइन दिख रही है आपको ऑरेंज, ये एक लैंडलॉक देश है नेपाल। इसका पड़ोसी देश हो गया इंडिया, चाइना और बांग्लादेश। नेपाल इसके पड़ोसी देश है नहीं, वैसे इंडिया और चाइना मेन इसके पड़ोसी देश हैं। इसकी कैपिटल है काठमांडू। करेंसी, नेपाल की करेंसी है रुपी। रुपी नेपाल की करेंसी है। नेपाल का प्रेसिडेंट है BD भंडारी। राष्ट्रपति, नेपाल का जो राष्ट्रपति है वो BD भंडारी। नेपाल का PM है KP शर्मा। नेपाल का प्रधानमंत्री PM KP शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार ऑनलाइन अदालत का आयोजन किया गया है। किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? यह दिल्ली में। दिल्ली में पहली बार ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया गया है।
जो कोविड-19 जो महामारी वर्तमान में चल रही है कोविड-19, इसके रचनात्मक समाधान निकालते हुए दिल्ली में राज्य कानून सेवा प्राधिकरण ने पहली बार दिल्ली में ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया है। दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत कार्य करता है। दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण DSLSA दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत काम करता है। लोक अदालत क्या है? लोक अदालत यह भारत के एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों में से एक है। इसे कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया था। इसको कानूनी दर्जा कब मिला था? 1987 में। जो कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत इसे कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया गया था। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नलसा क्या है? NALSA राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नलसा क्या है? नलसा का गठन 9 नवंबर 1995 में हुआ था। 9 नवंबर 1995 में नलसा का गठन किया गया था। ठीक है। जो कानूनी प्राधिकरण एक्ट 1987 के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य, नलसा का उद्देश्य होता है कि समाज के कमजोर वर्गों को मुक्ति, समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनको मुक्त कानून, फ्री में कानून सेवा प्रदान करना, मामलों के शीघ्र समाधान के लिए लोक अदालत का आयोजन करना। नलसा का मैं रिपीट कर देता हूँ, इसका काम होता है कमजोर वर्ग होते हैं उनको मुक्त और या फ्री में कानूनी सेवा प्रदान करता है और शीघ्र इनका समाधान लोक अदालत का आयोजन करना होता है। अब इसके अध्यक्ष हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व एन यू रमन अब इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं। एन यू रमन इसके प्रेजेंट अध्यक्ष हैं। निम्न में से किस देश, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो लोगो है नलसा का लोगो, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नलसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसके आपको बता दें अभी इसका अध्यक्ष है एन यू रमना अध्यक्ष हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के तट पर फंसे जापान के जहाज से कई टन ईंधन रिसाव शुरू होने पर हाल ही में पर्यावरण आपातकाल की स्थिति किस देश में घोषित कर दी गई है? ये मॉरिशस में पर्यावरण आपातकाल एनवायरमेंट इमरजेंसी लगा दी गई है। क्यों लगाई गई है? ये एक जापान जहाज था, उसका नाम है MK वाकाशियो। जापान का जहाज का है MK वाकाशियो। जापान का जहाज का नाम है। और जो रजिस्टर्ड है पानामा जो सिटी था, पहले पानामा पेपर्स लीक हुए थे, वो ही पानामा में रजिस्टर्ड है ये जहाज, जो 25 जुलाई को चीन से ब्राज़ील के लिए जा रहा था, जो एक रास्ते में चट्टान से टकरा गया। चट्टान में टकराने से ईंधन का रिसाव शुरू हो गया। जहाज में लगभग 4000 टन की क्षमता है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जुगन्नाथ ने फ्रांस से मदद मांगी है। फ्रांस से मदद क्यों मांगी है? मॉरिशस एशिया का देश और फ्रांस यूरोप का देश। फ्रांस का मदद इसलिए मांगी, फ्रांस का द्वीप है वहाँ रीयूनियन, फ्रांस का द्वीप है रीयूनियन के नाम से, रीयूनियन फ्रांस का द्वीप है हिंद महासागर में, मॉरिशस के पास स्थित है, इसलिए फ्रांस से मदद मांगी है मॉरिशस ने। कुछ फैक्ट अबाउट मॉरिशस के बारे में हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। ये जो जहाज है ये टकरा गई चट्टान से, उसके बाद में रिसाव हुआ, इसमें इसकी क्षमता थी 4000 टन की, 4000 टन। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक आइलैंड देश है। यह अपने समुद्र तट, लैगून और चट्टानों के लिए फेमस है। ये है, मैं मॉरिशस दिखा देता हूँ। मॉरिशस ये है, इंग्लिश में मैरिटिस बोलते हैं, मैरिटिस इंग्लिश में मैरिटिस। इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। मैरिटिस की राजधानी है पोर्ट लुइस। इसकी करेंसी है मॉरिशस रुपया। प्रेसिडेंट है पृथ्वीराज सिंह रोपन।
पृथ्वीराज सिंह रोपन इसके प्रेसिडेंट है। और इसके प्राइम मिनिस्टर है प्रविंद डी जगन्नाथ प्रविंद जगन्नाथ। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक आइलैंड है। मॉरिशस अपने तट, समुद्र तट, लैगून और चट्टानों के लिए जाना जाता है। लैगून आते हैं जहाँ पर नदी और समुद्र का किनारा मिलता है, उसे लैगून कहते हैं। इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। करेंसी इसकी मॉरिशस रुपया है। प्रेसिडेंट पृथ्वीराज सिंह रोपन है। और दोस्तों इसके प्राइम मिनिस्टर है प्रविंद जुगन्नाथ। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा एनवी स्टेटस इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की गई है? एनवी स्टेटस इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ये जारी की गई है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO के द्वारा जारी की गई। ये रिपोर्ट में क्या जारी की गई है? ये रिपोर्ट NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत कार्य करता है। इसके द्वारा एनवी स्टेटस इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें राज्यवार पर्यावरण संबंधित डाटा दिखाया जाता है, जिसमें मैं आपको लोगो दिखाता हूँ, नीचे है, जिसमें हम क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन, एग्रीकल्चर, एयर पोल्यूशन, फॉरेस्ट, सब्सटेंशियल हैबिटेट, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर वेस्ट, प्लास्टिक, रिवर वाटर, सब्सटेंशियल वाटर सैनिटेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, रूरल डेवलपमेंट और डाटा सेट्स, ये सब बताया जाता है। किसमें बताया जाता है? NSO एनवी स्टेटस रिपोर्ट। एनवी स्टेटस रिपोर्ट मतलब एनवायरमेंट स्टेटस रिपोर्ट, जिसमें कई चीज़ें बताई जाती हैं। क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन, एग्रीकल्चर, एयर पोल्यूशन, फॉरेस्ट, सब्सटेंशियल हैबिटेट और रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर, प्लास्टिक, रिवर्स, वाटर सैनिटेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, रूरल डेवलपमेंट, डाटा सेट्स के बारे में बताया जाता है। कुछ फैक्ट्स हम इसके बारे में जान लेते हैं जो इस रिपोर्ट में दिया गया है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु है 2019 में हीट वेव्स के दिनों में औसत संख्या 82.6% की दर से वृद्धि हुई है और यह संख्या 157 दिन हो गई है। 157 डेज बढ़ गई है हीट वेव्स। राजस्थान में सबसे ज़्यादा 20 दिन हीट वेव्स दर्ज की गई है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा 20 दिन हीट वेव्स दर्ज की गई हैं। औसत शीतलहर दिनों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। औसत शीतलहर जो कोल्ड वेव्स हैं उनमें वृद्धि देखी गई है। साथ ही 2018 में तीव्र श्वसन संक्रमण जो संक्रमण फैलता है तीव्र श्वसन से, ये इसमें 3000 सबसे ज़्यादा 3740 मौतें देखी गई हैं। किसमें? तीव्र संक्रमण में, जो कि 6 साल में सबसे अधिक है। अब हम ग्रामीण क्षेत्रों को वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। नलकूप और हैंडपंप से ग्रामीण भारत के पीने का प्राथमिक स्रोत है। जो पानी पीने का प्राथमिक स्रोत है वो नलकूप और हैंडपंप है ग्रामीण क्षेत्र में, जिसकी हिस्सेदारी लगभग 53.8% है। 53.8% हिस्सेदारी है ग्रामीण क्षेत्रों में। और शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं, वहीं पाइप्ड वाटर, सार्वजनिक नल और स्टैंड पाइप शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्रोत है पानी के लिए। रिपीट करता हूँ, पाइप वाटर, सार्वजनिक नल, स्टैंड पाइप, ये सभी शहरी क्षेत्रों में पानी पीने का प्राथमिक स्रोत है। शहरी क्षेत्रों में दमन और दीव में से सबसे अधिक लोगों ने पानी पीने का स्रोत के रूप में बोतल बंद पानी को चुना है। दमन और दीव ने सबसे ज़्यादा पानी पीने का स्रोत के रूप में बोतल बंद पानी को चुना है। दिल्ली, अब हम बात कर लेते हैं, ये बात करते हैं माइग्रेशन और अपन सब्सटेंशियल हैबिटेट के बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। ये है दिल्ली देश में सबसे अधिक रजिस्टर्ड मोटर वाहन है। दिल्ली में देश के सबसे अधिक रजिस्टर्ड मोटर वाहन है। उसके बाद में दूसरा आता है बेंगलुरु जो कर्नाटक का कैपिटल है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड मोटर वाहन है। उसके बाद में बेंगलुरु आता है, बेंगलुरु कर्नाटक का कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक झुग्गी झोपड़ी वाले क्षेत्र हैं। सबसे ज़्यादा झुग्गी झोपड़ी वाले कहाँ रहते हैं? ये आंध्र प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ और फिर मध्य प्रदेश आता है। याद करना, आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और फिर मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा झुग्गी झोपड़ी वाले। हम लोगों देख लेते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बोलते हैं इसको, ऑफिस NSO।
थैंक यू सो मच। देखते रहिए दोस्तों डेली करंट अफेयर्स बाय सार्थक यादव।